हाय गाइस, वेलकम टू एनी हिंदी रिकैप। तो इस बात की स्टार्ट होती है। रिको को एक लेटर और एक पैकेट रिसीव होता है। वो देखकर लेटर को रीड करने लगता है। ये लेटर लिलित ने उसके पास भेजा था, जिसके अंदर उसने एंटीडोट भेजा था उसकी बहन के लिए, और वो उसकी बहन के लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट विशेस भी देती है। वो इस लेटर को देखते हुए कह रहा होता है, ये बहुत अच्छी बात है कि उसने मुझे लेटर सेंड किया है, लेकिन उसे थोड़ा छोटा लिखना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा परेशानी से भरा हुआ है। उस लेटर के अंदर वो रिको से एक सवाल करती है, और वो ये कि वो बैरून जोसेफ रॉटमैन को जानता है कि ये नहीं। वो ओरिजिनल तौर पर एक ट्राइब मैन है जो कि एक आइलैंड में रहता है। अगर वो उसके बारे में कुछ भी जानता है तो उसे इसके बारे में आगाह करे, और उसके बदले में कि वो उसको उसकी इन्फॉर्मेशन देगा, उसके बदले में वो जब उससे अगली बार मिलेगी तो वो इसके ट्रेड में उसे इन्फॉर्मेशन ज़रूर लौटा देगी। उस लेटर को पढ़ते हुए जोसेफ लॉटमैन के बारे में गौर से सोचने लगता है। उस लेटर के अंदर जो नाम होता है, यानी जोसेफ लॉटमैन, वो उसको गौर से देखना शुरू कर देता है और उसको याद करने लगता है, जो कि 2 साल पहले एक पॉलिटिकल जीनियस हुआ करता था, जिसकी आंखों में ताकत का एक जुनून नजर आता था। यंग आज सिलेक्शन लोगों में से ढूंढा करता था। पूरे एम्पायर में कोई भी उसके सामने पॉलिटिक्स के मामले में जीत नहीं सकता था। वो एक जीनियस था जो कि इस पूरे एम्पायर की पॉलिटिक्स पर राज किया करता था। वो एक बहुत ही ज्यादा बैड पर्सन हुआ करता था, लेकिन अब वो कहाँ पर हो सकता है? आखिर वो 2 साल पहले अचानक से गायब हो गया था। इतने में उसकी सोच को कोई इंटरप्ट करता है और उसे एक बियर का गिलास ला के देता है। वो और कोई नहीं, ये वही पर्सन था जो कि लिलित को वहां से रेस्क्यू करके लेके आया था इनॉक के साथ। जिन पर्सन के बारे में, जिन जासूसों के बारे में लिलित को जॉनी और जेड बता रहे थे, वो ये था जो कि उनके साथ साथ ही रह रहा था, उनकी निगरानी कर रहा था, उन्हें प्रोटेक्ट भी करने की कोशिश कर रहा था। रिको उसके साथ उसे शाबाशी देता है, जिस पर उल्टा उसे शाबाशी देने लग जाता है और कहता है कि आखिर आखिर इतने सालों की प्रॉब्लम मेरी तुम्हारी वजह से सॉल्व हो चुकी है। मैंने तुम्हारी वजह से उन लोगों को एक अच्छा सबक सिखाया है। और वो रिको को कहता है कि यार, तुमने सच में ठीक रोबिस्टैन को चुन लिया है। जिस पर वो बियर को पीते हुए कहता है कि अभी वो आगे अपनी बात पूरी करता है। तुम्हारा क्या मतलब है? तुम मुझसे राब्ते में हो। तुमने मुझे कहा था कि मैं उसके बेटी को प्रोटेक्ट करूं। जिस पर कहता है कि मैं आगे भी उसकी और भी ज़्यादा मदद करना चाहूँगा। वैसे अभी मैं ड्यूक रॉबिन्सन से पर्सनली तौर पर नहीं मिला हूँ, और मुझे इस बारे में बिल्कुल भी इल्म नहीं है कि वो किस किस्म का इंसान है। जिस पर वो बताता है कि वो मैंने जिस तरह से बात करी थी, वो एक काफ़ी ज़्यादा परफेक्ट इंसान है। उसकी आंखों को देखकर नजर आता है कि वो एक बहुत ही अच्छा इंसान है, और उसे एक्सप्रेशन भी, वो उतना मगरूर और इस किस्म का इंसान नहीं है। जिस पर रिको कहता है कि अच्छा, ऐसी बात है। बेली आगे बताता है कि ऑनेस्टली तौर पर ड्यूक रोबिस्टन की फिल्म और वो बिल्कुल ही मुख्तलिफ किस्म के इंसान है, या हो सकता है वो बाकी नॉवल से काफ़ी ज़्यादा चेंज है। वैसे ड्यूक रोबिस्टन अभी काफ़ी सालों बाद यहाँ पर आया है। क्या गॉड की तरफ से ये एक रिवलेशन लेके आएगा जो कि गॉड हमारे लिए लाना चाहता है? जिसके बाद पर रिको से कुछ आंसर नहीं करता, बस वो अपना गिलास पूरा किए जा रहा था, और अपना वो गिलास पूरा करते हुए सोच रहा होता है कि रेड हवा काफ़ी अच्छे से किसी ऐसे इंसान को सर्च कर रही है जो कि इस एम्पायर में रेवोल्यूशन लेके आ सके, जो कि वो खुद से नहीं लेके आ सकते, क्योंकि इनके लिए इन्हें सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ चाहिए, वो है टैलेंटेड पीपल, नॉबल्स पीपल, और एक ऐसे जो कि एम्पायर के साथ मुकाबला कर सके। और इतने अच्छे से जिस फैमिली को मैं ये ढूंढ रहा था करने के लिए, वो मुझे ड्यूक रॉबिन्सन की लगी। क्योंकि इंपीरियल फैमिली के बाद जो सेकंड पावर है इस पूरे एम्पायर में, वो रॉबिन्सन फैमिली की ही है। इंपीरियल को ज़्यादा ताकत ड्यूक रॉबिन्सन फैमिली से ही मिलती है, और इसी वजह से वो वक्त याद करते हुए सोचता है कि जब वो मेरे पास आई थी और उसने मुझे कहा था कि एक्चुअली मैं तुम्हारे साथ कुछ इन्फॉर्मेशन तुमसे खरीदना चाहती हूँ, और उसके बदले मुझे तुमसे फेवर भी चाहिए। वो काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज भी हो गया था, क्योंकि प्रिंसेस पर्सनली तौर पर उससे पहली बार मिलने आई थी, और वो अपने गिलास को देखते हुए यही सोच रहा होता है, क्या सच में ये खुदा की तरफ से हमारे लिए एक रेवोल्यूशन लेके आ सकता है? पहले रिको से कहता है कि वैसे ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो सकता है, लेकिन वो एक अच्छा इंसान है, लेकिन मुझे उसके नज़रों में बिल्कुल भी क्रेडिबल नज़र नहीं आया है। उसके बाद पर रिको खामोशी से उसकी बात को सुनता रहता है। पहले कहता है, वैसे ही हमें सबसे ज़्यादा जिस चीज़ की ज़रूरत है वो है कुछ एबिलिटी यूज़र की, जो कि रेवोल्यूशन के लिए हमारी तरफ से लड़ सके, और इसके अलावा एक बड़ी फोर्स की, जिसमें सारे के सारे एबिलिटी यूज़र मौजूद हों और नॉविस बंदे भी मौजूद हों। और वैसे भी 7 साल के बाद आने के बाद उसके बाद अब बिल्कुल भी कोई एक्सपीरियंस नहीं होगा। रिको भी यही सोचने लगता है। ड्यूक रोबिन्सन की अभी जो करंट पोजीशन है वो एक न्यू बॉर्न बेबी की है, जो कि इस वर्ल्ड के कनेक्शन से बिल्कुल ही मुनक़ता हुआ हुआ है, जो कि और इस वक्त करंट सिचुएशन में वो नॉवेल्स के इतने ज़्यादा करीब नहीं है। वो इस ताकत की फिजा में बहुत ज़्यादा अर्से तक सर्वाइव कर सके, उसे इन सारी चीज़ों को सीखना पड़ेगा।
اور اس کے لیے سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ اسے ڈیوک روبسٹین کی پاور کو اویکن کرنا پڑے گا چھوٹے سے چھوٹے ٹائم میں، لیکن اس کے لیے سب سے زیادہ ضروری یہ ہے۔ پھر سے وہ لیٹر کو نکالتے ہوئے سوچتا ہے، بیرون جوزف لوٹمن، آخر للت اس کو کیوں ڈھونڈ رہی ہے وہ اس وقت پہ؟ تو یہ وہ بک ہے جسے ڈیوک روبسٹین ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا ہے۔ او لٹل لیڈی، آخر تمہارے ذہن میں کیا چیز چل رہی ہے؟ اور وہ کافی زیادہ کنفیوز ہوتے ہوئے اس لیٹر کو دیکھ رہا ہوتا ہے اور سوچتا ہے، کیا یہ میری زندگی میں دوسری مرتبہ ہو رہا ہے؟ اسی طرح سے شفٹ ہوتا ہے اور ہمیں للت جیٹی اور جون نظر آتے ہیں جو کہ للت کو ایک بہت ہی زیادہ پیارا سا تیار کر رہے تھے، کیونکہ اس کی آنٹ نے آج کے دن ایک ٹی پارٹی آرگنائز کی تھی جس میں امپائر کے زیادہ تر ناول جو کہ سٹی میں موجود تھے سارے کے سارے اس ٹی پارٹی میں آنے والے تھے۔ وہ دونوں اس کو ایک بہت ہی زیادہ پیارا سا تیار کر دیتی ہیں، لیکن وہ مطمئن نہیں ہوتی۔ وہ اس کے اور میک اپ لگانے کو کہتی ہے، لیکن جیٹی اور جون اس بات کو اس سے بات بات پہ ٹال دیتے ہیں کہ بھائی تم اچھی نہیں لگو گی، تم ابھی بچی ہو، تمہارے اسکن کے لیے کاسمیٹک بہت زیادہ خراب ہے، اس طرح کی باتیں کرنا شروع کر دیتی ہیں، جس پر وہ ان کے سامنے تو تھوڑا مطمئن ہونے کا ڈرامہ کرتی ہے۔ پھر اس کے بعد جیٹی اور جون لیو تھیو اور چشیرا کو لینے چلے جاتے ہیں۔ لیت وہیں پر کھڑی ان کے سامنے مطمئن ہونے کا ڈرامہ کرتی ہے، لیکن جیسے ہی وہ باہر جاتی ہے وہ ٹیبل کے سامنے کھڑی ہوتی ہے اور خوب سارا سمیک کا اپنے منہ پر تھوپ لیتی ہے۔ اس کے بعد چشیرا روم کے باہر آتا ہے اور وہ نوک کرتا ہے۔ للت اس کو اندر آنے کو کہتی ہے، لیکن جیسے ہی وہ دروازے کو کھولتا ہے تو اندر دیکھ کر حیران ہو جاتا ہے اور بہت ہی زیادہ اکا بکا اس کو دیکھتا رہتا ہے، کیونکہ للت نے بہت ہی زیادہ فنی سا اپنا میک اپ کر لیا تھا